हेलो वेरी गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में, जहां हम इतिहास को पढ़ रहे थे और हमने इतिहास के एक चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने ताम्रपाषाण काल पढ़ा था और अब उसके बाद हमें वैदिक सभ्यता पढ़ना था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो वीडियो काफ़ी लेट अपलोड हो रही है, तो सॉरी प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जो आपकी वैदिक सभ्यता है, इसको एक और नाम दिया गया है जिसे श्रुति साहित्य कहा गया है। सुने हुए साहित्य पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया है। और वैदिक काल की जो भाषा है वो संस्कृत है। वैदिक काल की भाषा क्या है? संस्कृत है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा गया था, और ये जो है ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो कि सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। बाकी के 3 वेद जो हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद की रचना हुई ऋग्वैदिक काल में और बाकी के 3 वेदों की रचना हुई उत्तर वैदिक काल में। तो दूसरा जो इसका कालखंड है वो है उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और इसी काल में बाकी के तीनों वेदों की रचना हुई है, जिसमें आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तीनों आते हैं। ठीक है, वेदों के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें, क्योंकि वेदों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेद अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, तो वेदों को हम एक वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्यों के बारे में। तो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर इतिहासकारों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। कौन सा इतिहासकार किस मूल निवास स्थान को बताता है, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसमें हम मेन चीज़ों पे या मेन जो फैक्ट है उन पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला तथ्य। जो आर्य थे वो सर्वप्रथम बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। और आर्य द्वारा बसाई गई जो सभ्यता थी वही कहलाई वैदिक सभ्यता। क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 भागों में बटी थी। आर्य जो प्रशासन चलाया करते थे उसकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी थी। ये 5 भाग जो आपके थे वो है कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी इकाई आपकी कुल हुआ करती थी, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, उससे बड़ी जन और सबसे बड़ी राष्ट्र थी। जो कुल था, तो कुल का जो प्रमुख होता था वो कुलप हुआ करता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी होता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासन को राजन कहा जाता था। और राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई होती थी। इसका कोई ऐसा प्रमुख नहीं है, क्योंकि जन और राष्ट्र इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, लगभग एक ही माने गए थे। ठीक है, जन और राष्ट्र को दोनों एक ही थे, दोनों का जो रूप था वो एक ही था, यानी नाम अलग अलग हो गए, रूप एक ही है। लेकिन जब इकाई की बात आती तो हम इस तरह से उसको बांटते हैं, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, आप याद रखेंगे। फिर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में किस शब्द की चर्चा कितने बार हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। कुल शब्द की चर्चा 2 बार हुई है। ग्राम शब्द की चर्चा आपके 13 बार हुई है। विश्व शब्द की चर्चा 170 बार है। और जन शब्द की चर्चा आपकी 270 बार है। और राष्ट्र की चर्चा 10 बार है। इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो विश्व और जन है, आप इसे याद रखेंगे। विश्व शब्द की चर्चा दी गई है 170 बार और जन शब्द की चर्चा 270 बार। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे। विश्व की चर्चा कितने बार है ऋग्वेद में? 170 बार और जन की 270 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कुछ और पॉइंट को। तो युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व था वो राजा किया करता था।
और युद्ध के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसे कहा गया है गविष्टि। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। युद्ध के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है जिसे कहा गया है गविष्टि, और इस गविष्टि का जो अर्थ होता है वो होता है गायों की खोज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए? युद्ध के लिए। लेकिन अर्थ क्या है? बिल्कुल विभिन्न है, भिन्न है। मतलब अर्थ क्या है? गायों की खोज। तो अगर ऑप्शन में आपको युद्ध दिया हो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, ऑप्शन में आपको युद्ध दिया गया है प्लस आपको एक ऑप्शन गाय भी दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको इसका अर्थ पता होगा गायों की खोज। तो इस आधार पर आप गाय को टिक मत कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए गविष्टि शब्द का जो प्रयोग है वो युद्ध के लिए किया गया है और अर्थ उसका गायों की खोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 सलाहकारी संस्थाएं बनाई गई थी, एक थी सभा, दूसरी थी समिति। ठीक है, सभा जो थी वो आपकी श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों के लिए थी और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ये 2 सलाहकारी संस्था थी जो राजा को क्या करती थी? सलाह दिया करती थी। ठीक है, जो ईशान होता था वो समिति का अध्यक्ष होता था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो ऋग्वैदिक काल। देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में विभक्त था आपका ऋग्वैदिक समाज। किंतु जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आप याद रखेंगे, कर्म पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। यानी ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, जो ब्राह्मण का कार्य करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। यानी अध्यापन का कार्य कर रहा है तो ब्राह्मण है, योद्धा है तो क्षत्रिय है, और खेती बाड़ी का काम कर रहा है तो वैश्य है, और तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है तो शूद्र है। इस प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था थी वो प्रचलित थी आपके ऋग्वैदिक समाज में। इस प्रकार से क्या होता था, एक ही परिवार में आपको चारों वर्ण के व्यक्ति मिल जाते थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम पर। और वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, पुरुष सूक्त में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो दसराग युद्ध का उल्लेख है। दसराग युद्ध क्या है? ये युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी, जिसको आप परुष्णी भी कहते हैं और रावी भी कहते हैं, युद्ध कहाँ हुआ था? परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक साइड जो टीम थी इनकी, उसमें सुदास थे, दूसरी साइड 10 जन शामिल थे। 10 जन क्या होता है? मैंने अभी बताया, जन एक समूह होता है, और यहाँ पर टोटल 10 जन शामिल थे, यानी 10 समूह थे। तो अंत में जो विजय हुई थी वो आपकी सुदास की हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसकी चर्चा है? दसराग युद्ध की। चलिए, आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज देखा था वो मात्र सत्तात्मक था, वहाँ पर माता की प्रधानता थी, और यहाँ पर क्या है? पितृ प्रधान समाज था। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को यहाँ पर अमाजू कहा जाता था। जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उनको अमाजू कहा गया है। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो सोमरस है। यहाँ पर पेय मिस हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। बनाया किससे जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। इसके अलावा जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका पशुपालन और कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। इसके अलावा जो आर्यों के प्रिय पशु था वो घोड़ा था। ठीक है, प्रिय पशु यहाँ पर क्या हो गया? घोड़ा। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हो गए। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु थी लोहा। ठीक है, पहली धातु जिसे आर्यों ने खोजा था, ये आप याद रखेंगे, लोहा थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का परिचय नहीं मिला है, लोहे से परिचित नहीं थे वो लोग। तो यहाँ पर लोहा कहाँ खोजा गया है? वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा खोजा गया है, और इसको कहा गया है श्याम अयस। क्या कहा गया है? श्याम अयस। इसके अलावा जो यहाँ पर तांबा प्रयुक्त होता था उसको लोहित अयस कहा गया। देखिए, याद रखिएगा, मिलान में आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तांबे को लोहित अयस कहा गया है या फिर लोहे को, क्योंकि आप लोहे से लोहित को मिलाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लोहा काला होता है इसलिए उसको श्याम अयस कहा गया, और तांबे को लोहे का नाम दिया गया, यानी लोहित अयस कहा गया है। तो इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है कि जो वैदिक सभ्यता थी, यहाँ पर गाय जो थी वो बहुत ही पवित्र पशु माना गया है। गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था, और उसको लिए एक शब्द आया अधन्या। अब गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है ये आप याद रखेंगे? अधन्या। ठीक है, और अधन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य, यानी गाय ऐसा पशु है जिसे मारा नहीं जा सकता। यदि कोई गाय की हत्या करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तो वेदों में मृत्युदंड तक का उल्लेख किया गया है कि उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
ठीक है। व्यापार के लिए जो लोग यहाँ जो दूर दूर व्यापार करने जाते थे उनको क्या कहा गया है, पणी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा ऋग्वेद में जो नदियाँ का वर्णन है उनमें सबसे पवित्र नदी आपकी कौन सी है, सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे पवित्र नदी है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मिलता है केवल एक बार, गंगा का केवल एक बार है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का, ठीक है। सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का, यानी गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में जो अब हम बात कर लेते हैं, उत्तर वैदिक काल आ गया यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल के कुछ पॉइंट के बारे में, अभी तक हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर रहे थे, अब उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय की जगह क्या हो गई, जन्म आधारित हो गई। वहाँ पर आपने ऋग्वैदिक काल में देखा था व्यवसाय पर आधारित थी, जैसा कर्म करोगे वैसी जाति के कहलाओगे। लेकिन यहाँ जिस जाति के घर में आप पैदा हो जाओगे, जैसे ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो ब्राह्मण कहलाओगे, क्षत्रिय के घर पैदा हुए तो क्षत्रिय कहलाओगे। तो जाति आधारित जन्म व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था थी वो कहाँ निर्धारित होने लगी थी, उत्तर वैदिक काल में, जो आप वर्तमान में भी देख रहे हैं। तो ये उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था आपका वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, जन्म आधारित, ठीक है। गोत्र नामक एक संस्था थी जिसका जन्म भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल में हल प्रयुक्त किया जाता था उसको कहा जाता था सिरा, ठीक है। हल को क्या कहा जाता था, सिरा। और हल के द्वारा जो रेखा खींची जाती थी, यानी जुताई करते टाइम एक देखते होंगे आप लाइन पड़ जाती है, उसको सीता कहा गया है। ये हाल हो गया या हल है, ठीक है। तो क्या है, हल की रेखा को क्या कहा गया, सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा की इकाइयाँ थीं वो निष्क और शतमान थी। मुद्रा की इकाइयाँ क्या थीं, निष्क और शतमान, याद रखेंगे आप, उत्तर वैदिक काल की हैं। सत्यमेव जयते एक आपका जो राष्ट्रीय वाक्य है, आप देखते होंगे क्या कहते हैं, अशोक स्तंभ के नीचे भी लिखा हुआ है, जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह भी है। कई जगह पे आप आते हैं, कोर्ट वगैरह में भी देखा होगा आपने, लिखा रहता है। तो ये क्या है आपका सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना की गई है टूटी हुई नाव से। किससे की गई है, टूटी नाव से यज्ञ की तुलना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। इस मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद में ही क्या किया गया है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसके अलावा सांख्य दर्शन, जो सांख्य दर्शन है आपका, आपको पता होगा 6 दर्शन हैं आपके, उसमें जो सांख्य दर्शन है वो सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। और इसके अनुसार जो मूल तत्व है वो 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है, ठीक है। तो आपके मैंने इसमें आपको बताया जो भी चीज़ें, जैसे कि आपके जो वैदिक काल में दर्शन होते हैं, दर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ देखने हैं और लिख के याद कर लेने हैं। अब जब लिखेंगे 2-3 बार तो वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली उनके बारे में कुछ ऐसा समझाने के लिए तो है नहीं, तो उसकी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छी वीडियो है वो नोट्स बनाने के लिए, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप देख लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ रह गई हैं मैं सबका लिंक डाल दूँगी। जैसे कि आपके यहाँ पर वैदिक काल में प्रयुक्त जो विवाह के प्रकार थे वो हो गए, और जो आपके क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था है या पुरुषार्थ है, जो भी वीडियो शॉर्ट्स में मैंने डाल रखी है उसके लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगी। आप चाहे तो देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा आएगा, जिसमें हमने आर्यों के मूल निवास स्थान और उत्तर वैदिक काल के कुछ और तथ्य जो छूट गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।